अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का और मिड टर्म का जो है वो आखिरी लेसन है, लेसन नंबर 18। एक्चुअली मोस्टली जो है वो अभी तक जो है मिड टर्म में हमारे जो लेसन्स आते हैं इको 403 के, वो 18 ही आए हैं। लास्ट टाइम भी 18 ही थे। और क्या पता अब की बार आपके जो है वो 22 तक भी हो सकते हैं। लेकिन जो है वो ज़्यादातर 18 लेसन्स ही देते हैं मिड टर्म के सिलेबस में। अगर आपके 22 तक भी हुए तो मेरी जो फाइनल टर्म की जो मैंने सीरीज़ बनाई हुई है इसकी, तो वहाँ पे भी 19 से स्टार्ट हुए हुए हैं। तो आप बाकी जो लेक्चर्स है वो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज जो है वो हम लेसन नंबर 18 को देखेंगे, इश्यूज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर से जो है ये टॉपिक कंटिन्यू है। इसमें हमारे पास जो मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने जो लेसन नंबर 17 में डिस्कस की थी। और तो अगर आपने वो जो है मेरा लेक्चर वॉच नहीं किया तो पहले उनको वॉच कीजिएगा और देन जो है वो आप लेसन नंबर 18 को देखिएगा, तभी जो है वो आपको इसकी समझ आएगी। तो आज जो है वो हमारा सेक्टरल शिफ्ट्स है। तो सेक्टरल शिफ्ट्स एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सेक्टर शिफ्ट जो है ये तब होता है जब एक इकनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो चेंजिंग्स आती है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि मईशत की एक शोबे से दूसरे शोबे में तंजीमी जो है वो हमारे पास तब्दीली जो है, एक शोबे से दूसरे शोबे में तब्दीली सेक्टरल शिफ्ट कहलाती है। और जिसकी वजह से जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट और जीडीपी में तब्दीली आती है, ठीक है। तो अगर इसकी ना कुछ काजेज़ हैं जिसकी वजह से ये चेंजिंग्स आती हैं। तो वो काजेज़ हमारी कैसे, जैसे कि एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गई है, ग्लोबलाइजेशंस हो गई, कंज्यूमर डिमांड में चेंजिंग हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजिंग हो गई। तो ये सारे इसके काजेज़ हैं सेक्टरल शिफ्ट के, ठीक है। और इसके जो हमारे सामने दो टाइप्स भी हैं। एक्चुअली आपके इसमें हैंडआउट्स में नहीं गिवन, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ये कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि इसकी टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया और साइक्लिकल शिफ्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में परमानेंट शिफ्टिंग जो होती है वो स्ट्रक्चरल शिफ्टिंग कहलाती है। और जो साइक्लिकल होती है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो है वो टेम्परेरी शिफ्टिंग होती है, ठीक है। और अब जो है वो हमारे जो हैंडआउट्स में गिवन चीज़ है वो हम देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि इट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ डिमांड अमंग इंडस्ट्रीज आर रीजन्स। वो ये कहते हैं कि ये जो हमारी जो रीजन्स हैं, रीजन्स हो गई या इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, इनके दरमियान जो हमारी डिमांड की कंपोजिशंस है, कंपोजिशन बोलते हैं साख को, डिमांड की जो कंपोजिशन उसमें तब्दीली की वजह से होती है ये सेक्टर शिफ्ट। और जैसे कि एग्जांपल हमारे पास गिवन है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग इंक्रीजेज डिमांड फॉर कंप्यूटर रिपेयर पर्सनस, ठीक है, और डिक्रीजेज डिमांड फॉर टाइप राइटर रिपेयर पर्सनस। वो ये कहते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग जो है, इसमें ये क्या करती है कि ये जो है हमारे जो कंप्यूटर जो रिपेयर करने वाले होते हैं उनमें उनकी डिमांड को जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। और जबकि जो टाइप राइटर रिपेयर पर्सनस है ना, उनकी डिमांड को डिक्रीज़ कर देती है। और ये कौन करती है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग करती है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास चीज़ गिवन है कि अ न्यू इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट काज ग्रेटर डिमांड फॉर वर्कर्स इन द एक्सपोर्ट सेक्टर्स एंड लेस डिमांड फॉर वर्कर्स इन इम्पोर्ट कंप्यूटिंग सेक्टर्स। तो इसमें ये कहते हैं कि जो हमारे अगर एक न्यू इंटरनेशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे बैन अल-अक़वामी जो हमारी तिजारतें होती हैं, हमारे बैन अल-अक़वामी जो हमारा लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स जो चीज़ें होती हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें एक एग्रीमेंट्स होता है, मुआहदे की, वो कहते हैं इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वर्कर्स की जो डिमांड है उसको जो है ये क्या कर देती है, ग्रेटर कर देती हैं। और इन द एक्सपोर्ट सेक्टर्स और में जो है ये ग्रेटर कर देती है, जबकि जो है ये लेस कर देती है डिमांड फॉर वर्कर्स इन इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर्स में। इंपोर्ट में जो है वो लेस कर देती है, जबकि एक्सपोर्ट्स में जो है वो ये ग्रेटर कर देती है डिमांड, वर्कर्स की डिमांड को, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है इट टेक्स टाइम फॉर वर्कर्स टू चेंज सेक्टर्स, सो सेक्टर शिफ्ट्स काज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो कहते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कारकुनों को जो सेक्टर तब्दील करने में जो है वो टाइम लगता है, ठीक है, सेक्टर्स को तब्दील करने में टाइम लगता है, तो सेक्टर शिफ्ट्स हो जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में, मतलब जो हमारी जो ये बेरोजगारी में जो है ये सेक्टर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद जो है वो हमारी इंडस्ट्री शेयर्स इन जीडीपी 1969 से 70 तक के जो है वो कुछ शेयर्स दिखाए गए हैं इन जीडीपी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ जो है वो 7% थी 1969 से 70 तक में, और एग्रीकल्चर 39% रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 16% एंड सर्विसेज जो है वो 38%। जबकि 2003 से लेकर जो है वो 4 तक जो है कुछ चेंजिंग्स आई हैं। अदर्स इंडस्ट्री 7% रही, एग्रीकल्चर 23, मैन्युफैक्चरिंग 18 और सर्विसेज 52% रही है, ठीक है। इसके बाद जो, लेकिन जब 2004 की बात
जब लेबर फोर्स ब्रेकअप इन पाकिस्तान 2004 में हुआ, तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने मौजूद है, आप इनको देख लीजिए। कुछ परसेंटेज है। अदर्स में 2%, एग्रीकल्चर 41 है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 14% है, कंस्ट्रक्शन 6% हो गया, ये ट्रेडिंग 15% हो गया, ट्रांसपोर्ट 6% एंड कम्युनिटी और सोशल सर्विसेज जो है वो हमारे पास 16% हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्टरल शिफ्ट अबाउंड। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि इन आवर डायनेमिक इकनॉमी जो है वो हमारी जो मुतहरिक जो चीज़ होती है जो कि साकिन कर देती है। डायनेमिक होता है साकिन कर देना, किसी चीज़ को हमें ठहराव पैदा कर देना। ठीक है, स्मॉलर टफ स्टिल सिग्निफिकेंट सेक्टर शिफ्ट्स अकर फ्रीक्वेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं कि जो हमारी इसमें जो डायनेमिक इकनॉमी है, इसमें जो है ये छोटी सेक्टरल शिफ्टें जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कसरत से होती हैं, जिससे क्या होता है, बेरोज़गारी में इजाफा होता है। ठीक है, ये आपकी जो फ्रीक्वेंटली होता है वो कहते हैं कि कसरत से हो जाना, यानी मुसलसल रहना उस चीज़ का, कंट्रीब्यूटिंग टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से हमारी बेरोज़गारी में इजाफा होता है। इसके बाद है पब्लिक पॉलिसी एंड जॉब सर्च। पब्लिक पॉलिसी और जॉब सर्च क्या होता है, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अफेक्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ पे है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अफेक्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट के जो हमारी जो गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारी मुलाजमत की जो हमारी बेरोज़गारी को जो है ये मुतासर करने वाले कुछ गवर्नमेंट के जो है प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारी बेरोज़गारी को मुतासर करते हैं, इन्हें इफ़ेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज डिसमिनेट इन्फो अबाउट जॉब ओपनिंग्स टू बेटर मैच वर्कर्स एंड जॉब्स। वो कहते हैं जो सरकारी मुलाजमत की जो एजेंसियाँ होती हैं, मुलाजमत के मौके के बारे में जो है वो मालूमात को बेहतर तरीके से फैलाती हैं, कि मतलब किस चीज़ में कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स बताई हुई होती है और जो है वो स्किल्स के बारे में बताया होता है। देन जो है वो हमारी जब मैच करती है जो जॉब सर्च कर रहा होता है, तो जब वो उसमें उनको जो है देखता है, ओपनिंग्स जो जॉब ओपनिंग्स होती आती हैं उनको देखता है, तो वो अपनी जो है वो अपनी स्किल्स और अपनी क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स से जो है वो अपनी चीज़ों को मैच करता है। अगर वो डिसमैच होती हैं तो जाहिर सी बात है वो अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा। अगर वो मैच हो जाती हैं तो फिर वो जो है उसमें अप्लाई करता है। तो देन जो है उसके बाद वो कहते हैं कि पब्लिक जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प वर्कर्स डिस्प्लेड फ्रॉम डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज गेट स्किल्स नीडेड फॉर जॉब्स इन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़। कि जो सरकारी मुलाजमत के कुछ जो है वो कहते हैं कि हमारे कुछ तरबीती प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, उसके में जो ऐसा होता है कि कारकुनों को जो है वो हुनर हासिल करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, यानी स्किल्ड जो है वो लेते हैं वहाँ से। तो बढ़ती हुई संतों में जो है मुलाजमतों की जो है इससे ज़रूरत होती है इसमें। इसके बाद जो है इसमें हमारा आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ आ जाती है, यूआई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूआई से। यूआई पेज पार्ट ऑफ अ वर्कर्स फॉर्मर वेजेस फॉर अ लिमिटेड टाइम आफ्टर लूजिंग हिज हर जॉब। यूआई इंक्रीजेज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं यूआई होता है क्या, यूआई जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है। अब जो है वो कहते हैं कि कोई भी वर्कर जो है वो काम कर रहा होता है, उसकी जो जितनी भी प्रीवियस जो है उनकी वेजेस रहती हैं, उसका कुछ हिस्सा उसकी जो मुलाजमत के बाद जो है वो एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके लिए जो है ये यूआई जो है इसको पे करता है रकम। ठीक है, और इसमें ये होता है कि और यूआई जो है वो तलाश बेरोज़गारी को बढ़ाता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड। तो मतलब वो कहते हैं कि इसमें क्योंकि ये होता है कि बेरोज़गार होने की जो हमारे मौके होते हैं उनकी कीमत को कम करता है, और रिड्यूसेस द अर्जेंसी ऑफ फाइंडिंग वर्क। और इसमें जो है वो काम तलाश करने की जो हमारी अर्जेंसी होती है, यानी अजलत को जो है जो मतलब जो हमें टाइम लगता है उसको जो है ये रिड्यूस करता है, कम कर देता है। इसके बाद आ जाता है हिंस रिड्यूसेस एफ। वो कहते हैं कि एफ जो है वो इसको एफ को भी जो है ये रिड्यूस कर देता है। स्टडीज़ में क्या कहते हैं, द लॉन्गर वर्कर इज़ एलिजिबल फॉर यूआई द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द एवरेज स्पेल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, यूआई के लिए जितनी देर तक जो है वो एलिजिबल होगा, एलिजिबल होता है अहल होगा, तो बेरोज़गारी की जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज जो है वो स्पेल की मुद्दत उतनी ही लंबी होगी। जितनी ज़्यादा देर तक हमारा जो यूआई के लिए कारकुन जो है यानी जो वर्कर है अहल होगा, उतनी देर के लिए जो है बेरोज़गारी की औसत लंबी होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ यूआई आ जाएगा। इसमें जो है बाय अलोइंग वर्कर्स मोर टाइम टू रिसर्च आ जाता है। आई मे लीड टू बेटर मैचेस। वो कहते हैं कि मैं जो है वो इसको बेहतर तरीके से जो है इसको लीड कर सकता हूँ बिटवीन जॉब्स एंड वर्कर्स के दरमियान, विच वुड लीड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड हायर इनकम्स। वो कहते हैं जिसकी वजह से जो है ये जितना मैं मतलब बेहतर तरीके से इसको लीड करूँगा तो मेरी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और जो इनकम्स है वो हायर हो जाएंगी। ठीक है, इसके
बाद है वाई इज़ देयर अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ क्यों होती है। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, तो यू बाई एल इज इक्वल टू एस बाई एस प्लस एफ, ठीक है। और ये हमें पता था कि यू क्या होता है, एल क्या होता है, एस और एफ क्या चीज़ें होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से इसको जो है वो रीड आउट किया था, तो आप उसको पहले वॉच कीजिएगा, देन जो है वो लेसन नंबर 18 की तरफ बढ़िएगा। इसमें हमारे पास ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि देयर आर टू रीजंस होती हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, एक होती है जॉब सर्च होती है, दूसरा हमारा वेज रिजिडिटी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रियल वेज रिजिडिटी, आपके सामने मौजूद है, आप यहाँ पे इसका जो है वो ग्राफ देख सकते हैं। इफ़ द रियल वेज इज स्टक अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, वो कहते हैं अगर रियल वेज जो होता है वो इज स्टक अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, देन देयर आर नॉट इनफ जॉब्स टू गो अराउंड, देन फर्म्स मस्ट रेशन द स्केर्स जॉब्स अमंग वर्कर्स, कि अगर हमारी जो रियल वेजेस है उसमें जो है वो अगर इक्विलिब्रियम की जो सतह से अगर वो ऊपर हो जाती है, तो देन द आर नॉट इनफ जॉब्स टू गो अराउंड, वो कहते हैं तो फिर जो हमारी इर्द गिर्द की जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये मुलाजमतें जो है ये जॉब्स जो है ये काफ़ी नहीं होती। इस फिर क्या होता है कि हमारी जो फर्म्स हैं मस्ट रेशन द स्केर्स जॉब्स अमंग वर्कर्स, हमारी जो फर्म्स हैं उनमें जो है वो कारकुनों के दरमियान जो है वो एक बहुत ही आला किस्म का जो है वो मुलाजमतों को राशन जो है वो करना पड़ता है। इसके बाद जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। द अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम रियल वेज रिजिडिटी एंड जॉब रेशनिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। ये जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको अच्छे से किया था, ठीक है। और इसके बाद यानी कि जो हमारे बेरोज़गारी की जो रिजल्टिंग है फ्रॉम रियल वेजेस रिजिडिटी और जॉब रेशनिंग की वजह से, तो वो हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और सर्च जो है रीजंस फॉर वेज रिजिडिटी क्या होता है, इसकी कुछ रीजंस हैं वेज रिजिडिटी की, जो कि आपने अच्छे से याद कर लेनी है। एक तो है मिनिमम वेज लॉस, लेबर यूनियंस और एफिशिएंसी वेजेस, तो इनको जो है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है द मिनिमम वेज। फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम वेज एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। मिनिमम से ही आपको मिनिमम लफ्ज़ी अगर देखा जाए तो मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, और वेज हमारे पास क्या होता है, उजरत, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि मिनिमम वेज क्या होता है, ये स्टूडेंट्स ये जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट्स है, इलीगल नहीं समझना, लीगल LEGAL लीगल रिक्वायरमेंट्स है, और जो एम्प्लॉयज़ को जो है वो कम से कम एक स्पेसिफिक रेट पर सैलरी देता है, ठीक है। मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि ये जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशंस करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अगर हम इसमें जो हमारे स्टेटमेंट्स गिवन है कि ये मिनिमम लीगल वेज क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको। द मिनिमम वेज इज़ वेल बिलो द इक्विलिब्रियम वेज फॉर मोस्ट वर्कर्स, सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। वो कहते हैं कि जो मिनिमम वेज है यानी कि कम से कम उजरत जो है वो ज़्यादातर कारकुनों के लिए जो है वो मतवाजन जो है मतवाजन इक्विलिब्रियम उजरत से बहुत कम है। मतलब क्या, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जो हमारे वर्कर्स है काम कर रहे होते हैं, जब ये हमें जो है वो एक उजरत देता है हमें, ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम वेज है ना उससे जो है ये कम होता है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो द मेजॉरिटी ऑफ नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए ये जो कुदरती यानी कि नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसकी जो है वो बेरोज़गारी की अक्सर की वजाहत नहीं कर सकती, ठीक है। हाउएवर ताहम द मिनिमम वेज में एक्सीड द इक्विलिब्रियम वेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स स्पेशली टीनेजर्स। वो ये कहते हैं कि ताहम जो कम से कम उजरत जो है वो गैर हुनरमंद यानी कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनसे जो है ये ख़ास तौर पर 9 उम्रों, यानी 9 उम्रों का मतलब होता है टीन एजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9 उम्रों की मतवाज़न उजरत से ज़्यादा हो सकती है, यानी वो लोग जिनके पास जो मतलब कोई उजरत नहीं, जो कोई काम नहीं है, ठीक है, उनको जो है उनको जो है ये चीज़ें अगर दी जाए तो उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो उनकी मतवाज़न उजरत से जो कि वो ये फिर बहुत कम होगी, ठीक है। टीन एजर्स के लिए जो है वो कहते हैं कि ये जो प्रोवाइड करेगा वो उनके लिए जो है ये ज़्यादा हो सकती है, बट वर्कर्स के लिए जो है ये इतना नहीं हो सकती। इफ़ सो देन वी वुड एक्सेप्ट दैट expect that increases in the minimum wage would increase unemployment among these groups। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हमें जो है वो एक्सपेक्ट करना होगा, हमें यानी कि हम तवक्को करेंगे कि जो मिनिमम वेज है
मिनिमम वेज में इजाफे से जो है वो इन ग्रोह में जो है वो बेरोज़गारी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसका जो हैंडआउट्स में ये चीज़ थी। इसके बाद जो है वो द मिनिमम वेज इन द रियल वर्ल्ड क्या होता है, वो कहते हैं कि इन सितंबर यानी सितंबर 1996 में द मिनिमम वेज वाज रेज, जो मिनिमम वेज थी वो रेज हुई थी यानी बढ़ी थी फ्रॉम $4.25 से 4.75 इन यूएस में। ठीक है, वो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था टीनेजर्स के लिए, सिंगल मदर्स, ऑल वर्कर्स के लिए। टीनेजर्स जो है वो पहले जो थी हमारे आफ्टर एंड बिफोर के बारे में बात करें ना, तो पहले जो थी वो 16.6% थी 1996 के पहले, फिर उसके बाद जो है वो 17% होगी फिर, और सिंगल मदर्स के लिए 8.5% से जो है वो 9.1% होगी, और इसके बाद जो है वो ऑल वर्कर्स के लिए 5.3% से 5.3% ही रही थी ऑल वर्कर्स के लिए। तो ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि अदर स्टडीज़ के लिए वो कहते हैं अदर स्टडीज़ जो है 10% इंक्रीज़ इन द मिनिमम वेज इंक्रीजेज टीनेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट बाय 1 से 3% वो कहते हैं। ठीक है, यानी जो 10% जो है मिनिमम वेज अदर मतलब स्टडीज़ के हवाले से वो बता रहे हैं, तो इंक्रीज़ हुई थी हमारी जो बड़ी थी टीनेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट 1 से 3% तक बढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास लेबर यूनियंस आ गए। लेबर यूनियंस क्या होता है, पहले हमें जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो पता होना चाहिए। लेबर यूनियंस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है और इनके राइट्स को प्रमोट करता है। ठीक है, और लेबर यूनियंस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस भी प्रोवाइड करता है जो एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो नेगोशिएशंस में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारी लेबर यूनियंस है, और ये जो है वो स्टूडेंट्स आपने इसको खुद से रीड आउट करना है। मुझे जो है वो इतना खास नहीं लगा इसमें टॉपिक में, इसमें कोई इतनी खास चीज़ें नहीं लगी, लेकिन आप इनको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा। यूनियंस एक्सरसाइज मोनोपोली पावर टू सिक्योर हाई वेज फॉर देयर मेंबर्स, मतलब एमसीक्यूज़ के वाले से आप एक बार इसको जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम देखते हैं एफिशिएंसी वेज थ्योरीज इन विच हाई वेजेस इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो वो ये कहते हैं कि ये जो थ्योरीज़ है, ये नज़रियात है जिनमें ज़्यादा उच्चत जो है मज़दूर की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करती है। ठीक है, तो इसके बाद वो इसमें जो कुछ पॉइंट्स हमारे पास जो वो ये है कि अट्रैक्ट हायर क्वालिटी जॉब एप्लीकेंट्स, इंक्रीज वर्कर एफर्ट एंड रिड्यूस श्रिंक, यानी जो वर्कर्स की एफर्ट है जो उनको इंक्रीज़ किया जाता है और श्रिंकिंग को जो है वो रिड्यूस किया जाता है, और जो हायर क्वालिटी की जो जॉब्स एप्लीकेंट्स हैं उनको ये जो है वो अट्रैक्ट होती हैं, और रिड्यूस टर्नओवर विच इज़ कॉस्टली, इम्प्रूव हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ये चार पॉइंट्स ये अपने अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद जो है वो द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जस्टिफाइज द कॉस्ट ऑफ पेइंग अबव इक्विलिब्रियम वेजेस, द रिजल्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं कि जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी जो बढ़ती हुई पैदावारी है जस्टिफाई करती है द कॉस्ट ऑफ पेइंग अबव इक्विलिब्रियम वेज को, यानी जो बढ़ती हुई पैदावारी है ये इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन से ऊपर की अदायगी की जो कॉस्ट है उसका जवाब पेश करती है, और इसका नतीजा क्या निकलता है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी इसका नतीजा निकलता है। ठीक है, इसके बाद जो है द ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम देखेंगे। द डेटा shows that more spells of unemployment are short term than medium term or long term। वो कहते हैं कि अगर डेटा हम शो करते हैं यानी जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उससे ये पता चलता है कि बेरोज़गारी के ज़्यादातर जो कहते हैं कि हमारे जो स्पेल्स हैं, ठीक है, दरमियानी मुद्दत या यानी मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के मुकाबले में जो है वो कलील मुद्दत तक होते हैं। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि येट फिर भी वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टोटल टाइम स्पेंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टोटल टाइम स्पेंट अनएम्प्लॉयड इज़ एट्रीब्यूटेबल टू द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड, कि वो फिर भी वो कहते हैं कि फिर भी बेरोज़गारी में जितना भी टाइम स्पेंड हुआ है कुल वक्त का ज़्यादातर हिस्सा तवील मुद्दती यानी बेरोज़गारी से ही जो है वो कहते हैं कि एट्रीब्यूटेबल यानी कि मंसूब है। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं दिस long term unemployment is probably structural and or due to sectoral shifts among vastly different industries। वो कहते हैं कि ये तवील जो मुद्दती बेरोज़गारी शायद वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल या फिर जो है वो कहते हैं ड्यू टू सेक्टरल शिफ्ट्स, यानी कि या वसी पैमाने पर मुख्तलिफ सनतों के दरमियान जो है वो सेक्टरल जो है वो तब्दीलियों की वजह से है। और वो कहते हैं कि ये जानना ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन हेल्प अस क्राफ्ट पॉलिसीज़ दैट आर मोर लाइकली टू सक्सेस। ये क्योंकि इससे हमें ऐसी पॉलिसी बनाने में मदद मिल सकती है जिनके कामयाब होने के ज़्यादा अमकान हैं। जिस तरह उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो शो करवाई हुई है हर सन के साथ जो है वो परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस सन में जो है वो कितनी परसेंटेज पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे आ जाते हैं द राइज इन यूरोपियन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी जो यूरोपियन में बेरोज़गारी की जो है वो कितनी बड़ी है, तो वो ट्रू एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मौजूद। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज़ इन यूरोपियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप हैव जनरस सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स। वो कहते हैं कि ज़्यादातर
ज़्यादातर जो यूरोप के ममालिक हैं उनमें जो है सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उनका एक जो प्रोग्राम बनाया हुआ था सोशल इंश्योरेंस, जिसकी मदद से जो है वो ये सारा उनका सिस्टम चल रहा होता है। और दूसरा जो है वो शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम अनस्किल्ड टू स्किल्ड वर्कर्स है। वो कहते हैं कि दूसरा जो है वो इसमें जो इनकी डिमांड है जो शिफ्ट होती है अनस्किल्ड से स्किल्ड वर्क, यानी जो गैर हुनरमंद होते हैं वो उनसे जो है वो स्किल्ड वर्कर्स में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं दिस डिमांड शिफ्ट अकर्ड इन द यूएस। वो कहते हैं ये जो डिमांड है ये शिफ्ट हो जाती है यूएस में भी शिफ्ट हुई है, तो बट वेज रिजिडिटी इज़ लेस ऑफ प्रॉब्लम है। वो कहते हैं लेकिन यहाँ पर जो है वो वेज रिजिडिटी यानी जो हमारी उजरत की जो सख्ती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। सो द शिफ्ट काज एन इंक्रीज इन द स्किल टू अनस्किल्ड वर्कर, तो इसमें जो है वो ये शिफ्ट हो जाएगी स्किल्ड से जो है वो अनस्किल्ड वर्कर्स में चेंज हो जाती है, और वेज गैप इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो लेक्चर नंबर 18 था। आई होप्स आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। कि फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो फिर हम नेक्स्ट जो मिलेंगे अपने मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो के लिए। अभी MCQs लॉन्ग शॉर्ट एंड क्वेश्चंस के लिए हवाले से सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।